सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं बता दूं, क्लास किस चीज़ का, मैथ का है। नो, फिजिक्स का क्लास है। मैथ का मैं बता चुका हूं। और मैं आपको डेली फैक्ट बताता रहता हूँ। और अगर आप वीडियो को डेली देखेंगे ना, तो पक्के से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको साबित होगा। मैं आपको भी ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक विद्युत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्पज, परीक्षा के पर्पज़ से। और कंपटीशन या फिर 12th, जो भी आप कह सकते हैं, जिसमें भी पढ़ाई करेंगे ना, इस चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। और मोस्टली एकदम बहुत ही कंपलसरी है ये चैप्टर, बहुत ही ज़रूरी है, रियल लाइफ से भी ज़रूरी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे मैं आपको पूरा डीपली और डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बीच बीच में जैसे टॉपिक कुछ हार्ड कुछ सॉफ्ट, कुछ हार्ड कुछ सॉफ्ट, तो पढ़ते रहते हैं। अब सोचोगे कि जो हार्ड उसको छोड़ दूँ, तो फिर लाइफ में तो हार्ड ही तो मिलने वाला है, सॉफ्ट कहाँ मिलने वाला है। सक्सेस वही हुआ है जो हार्ड को एक्सेप्ट किया है, सक्सेस जो नहीं हुआ जो सॉफ्ट को एक्सेप्ट किया है। अगर सोचोगे कि हम हल्की हल्की चीज़ पढ़ के और उसके बाद एक अच्छा तेज़ बन जाओ, तो इम्पॉसिबल है। हार्ड चीज़ पढ़ के तेज़ बना जाता है, ना कि सॉफ्ट वाली चीज़। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किस तरह से प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, अटैच करना। तो इनके 3 रूल होते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन करने के 3 प्रोसेस होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं? 3 कंडीशन होते हैं। तो हेडिंग डलवाया ही था, और आज की भी हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग इससे पहले तो ये डलवाया था, और आज मैं हेडिंग बोल भी देता हूँ वही, प्रतिरोधों का क्या संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ये हेडिंग होगा। तो इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं ब्लू पेन से। चलिए आज लिखवा देता हूँ ना, फिर उसके बाद लिखिए, बता रहा हूँ। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन सामान्यतया हम प्रतिरोधों का संयोजन सामान्यतया हम 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से करते हैं। वो 3 टाइप के कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, और नंबर आप इस तरह से थर्ड डालेंगे। पहला जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन आपके बुक में दिया होगा। दूसरा का होता है कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा का होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, क्लियर? ये तीनों क्रम लिख लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम समांतर, और उसके बाद क्या? मिश्रित। देखिए, आपके बुक में वैसे तो यही 2 मुख्य रूप से दिया होगा प्रतिरोधों का संयोजन में, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम दिया होगा। मिश्रित बहुत कम दिया होगा। वैसे मुख्य रूप से देखिए, मिश्रित का मतलब है ये जो तीसरका होता है ना, इन दोनों का मेझरा होता है। अब मेझरा तो इसमें तीसरके वाले में श्रेणी का भी गुण आता है और समांतर का भी गुण आता है, तभी तो नाम है मिश्रित। तभी तो इसका गुण क्या है? मिश्रित नाम पड़ा हुआ है ना। तो मिश्रित क्रम संयोजन में अगर आप पहला समझ गए, दूसरा का समझ गए ना, तो मिश्रित ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसलिए बुक में नहीं देता, खाली 2 क्रम ही बताता है। और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्या दिक्कत है? अगर पढ़ लोगे थोड़ा सा तो जिसमें क्या है, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया। अब इसमें पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहला हेडिंग डाल लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं इन सीरीज संयोजन। संयोजन ना, संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोला जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं ना, फिर उसके बाद मैं आपको एक दिन समझाया था, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा लिखिए। लिखिए, जब एक प्रतिरोध के, परिभाषा में बोलूँगा, लिखवाऊँगा तो नहीं, हाथ से लिखूँगा तो नहीं, बोल रहा हूँ। लिखिए, जब एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, जब एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों से जोड़ दे
तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को जोड़ दे, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आपने मिला लीजिए, ये लिखा होगा कि जब एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दे तो प्रतिरोधों का इस प्रकार का जो संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। नीचे एग्जाम्पल अगर इसका दिखाना चाहते हो देख लो। देखिए जैसे 2-3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। ये बना रहा नहीं, ये चित्र आपको भी बता रहा हूँ। जैसे ये R1 हो गया, इस रेजिस्टेंस का नाम R2 हो गया, इस रेजिस्टेंस का नाम R3 हो गया। क्योंकि अब जानते हैं रेजिस्टेंस को दिखाते किससे, R से। तो R ले लिया तो R कर दूंगा तो तीनों रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे। भाई रेजिस्टेंस की क्वालिटी अलग अलग होती है ना, तो इसीलिए मैंने R1, R2 और R3 मान लिया। तो अगर इसको श्रेणी क्रम में अगर अटैच करना है इन तीनों रेजिस्टेंसों को, कोई आपसे कह दे कि श्रेणी क्रम में लगा दो, तो लगाने का ये तरीका होता है कि पहले वाले जैसे इसको और इसको R1 और R2 को कोई बोले कि श्रेणी क्रम में लगा दो, तो उसका लगाने का यही परिभाषा है कि पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को और दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे, ये पहला रेजिस्टेंस है ना, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है, लेकिन रेजिस्टेंस है ये पहले दूसर का है, लेकिन इसका पहला सिरा है, दूसर का ये है। इसका पहला सिरा ये है, दूसर का सिरा, पहला सिरा, दूसर का सिरा। तो जब दूसरे वाले रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ते जाओ, तो यही जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसी को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, बताया था ना। चलो, तो इसका हो गया दूसर का सिरा और इसका उठाओ पहला सिरा और ये लगा दो इस तरह से। फिर इसका दूसर का सिरा बच जाएगा। फिर अब उठाओ, दूसर का सिरा बच गया ना, तो अब तीसरके वाले रेजिस्टेंस का, तीसर का है R3 है, तीसर का है, तो इसका पहला सिरा उठा लो, इससे जोड़ दो, जोड़ दिया। अब नाम रख लो, ये R1, ये R2 और ये क्या है R3। इसी तरह आगे रेजिस्टेंस रहेगा तो अब जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये जहाँ जहाँ जुड़ता है वहीं पर नाम देते हैं। यहाँ पे जुड़ा है B, एक यहाँ पे जुड़ा है C, एक लास्ट बच गया, ये D हो गया। तो यही जो संयोजन है इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर, ये कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग डालते हैं और हेडिंग हम लोग देखते हैं इसके आगे। क्लियर, इतना हो गया। अब अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग, ये तो हो गया होगा। अगला हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। ये हेडिंग होगा आपका, ये हेडिंग होगा आपका। और ये देखिए हेडिंग होगा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं ना, फिर उसके बाद बताता हूँ। इसके अंदर ब्लू पेन से चलिए आप लिखते रहिए। लिखिए, यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 वह R3, कैसे रेजिस्टेंस हो गया, 3 हो गए, R1, R2, R3। जैसे 3 रेजिस्टेंस लगाना, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में लगे हों, श्रेणी क्रम में लगे हों, तो उसका तुल्य प्रतिरोध, ठीक। यदि ये हेडिंग होगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, उसके अंदर ये लिखेंगे, तब उसका तुल्य प्रतिरोध ये मत लगाइएगा। तो अब देखिए यही इसका फार्मूला यहाँ से निकल के आता है। ये फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस कितना होता है R3 होता है। यही है इसका श्रेणी क्रम का फार्मूला। कितने रेजिस्टेंस के लिए है ये वनली और वनली 3 रेजिस्टेंस पर काम करेगा। R1, R2, R3 पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा का प्रतिरोध है, तीसरा का प्रतिरोध है। और जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ
जहाँ पे कैपिटल आर नहीं समझ में आया होगा क्या होगा, कैपिटल आर ये है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि यार ये सब आपके दिमाग में चला होगा, सर क्या है समझ नहीं आता, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। ये तो समझ आ रहा है R1 R2 R3 अगर 3 रेजिस्टेंस है। भाई साहब ये अभी समझो ये कहाँ से आया, अभी इसका हम लोग करेंगे क्या, निगमन। क्या करेंगे, निगमन। पहले फार्मूला तो सीखो, इसका हम लोग जब निगमन करते हैं ना तब हमको पता चलता है कि ये कहाँ से आता है। जब निगमन होती है तब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पता चलता है कि इसका कितना होगा रिस्पांस। क्लियर। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर 3 रेजिस्टेंस अगर है R1 R2 R3 अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपसे पेपर में पूछता है कि उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ। तो बताइएगा कि R1 + R2 + R3 मतलब कैपिटल R बराबर R1 + R2 + R3। कोई पूछेगा कैपिटल R है तो बता देना कि ये तुल्य प्रतिरोध है। कोई पूछेगा R1 क्या है तो बोलना पहला प्रतिरोध है, R2 दूसरा का प्रतिरोध है, R3 तीसरा का प्रतिरोध है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 5 अगर प्रतिरोध हो तब किसी का तब तुल्य प्रतिरोध कैसे आएगा, लेकिन किस में होना चाहिए, श्रेणी क्रम में। आपसे ऐसे पूछेगा कि श्रेणी क्रम में अगर 5 ठो प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उसको कैसे बताएंगे उसका फॉर्मूला। तो अगर श्रेणी क्रम में 5 ठो रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उसका फॉर्मूला ऐसे बताएंगे, कैपिटल R बराबर R1 + R2 + R3 + R4 + R5। अगर 20 ठो लगे होंगे ना तो इसी तरह 20 ठो बताएंगे, R1 + R2 + R3 + R4 R5 + R6 + R7 + R8 R9 + R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 और फिर R20 20 ठो बताएंगे। समझ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 रेजिस्टेंस। अगर कोई कहेगा कि 2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ से बताएंगे कैपिटल R बराबर R1 + R2। जब रेजिस्टेंस होंगे तब उसमें ऐड करते जाते हैं, यही कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। ये क्यों ऐड हो रहा है, घट क्यों नहीं रहा है, कहाँ से आया ना, इसका हम लोग जानेंगे, डेरिवेशन करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है। तो उससे पहले इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं कारण। ये आता कहाँ से है, कारण। कारण को ही फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं क्या, निगमन। निगमन। पेपर में ऐसे पूछता है ना कि श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र लिखिए, तो आप लिखेंगे, वो बोलेगा कि क रेजिस्टेंस के लिए लिखना है, वो आपको बताएगा। बोलेगा कि यदि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तब बताएंगे कैपिटल R बराबर R1 + R2 + R3। अगर वो आपसे कहता है कि अगर श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो अगर 2 प्रतिरोध होगा तो उसमें आप बताएंगे R1 + कितना, कैपिटल R बराबर R1 + R2। आपके सिलेबस में 3 रेजिस्टेंस का है, कितने का है, अधिकतम 3 रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं आगे तक बता दे रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 20 हो चाहे 50 रेजिस्टेंस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। कितना, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब होता है, चलो समझ लो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तुल्य का मतलब होता है फाइनल। तुल्य का मतलब क्या होता है, तुल्य का मतलब होता है फाइनल। अब जैसे देखिए, अब जैसे मैं आपको फाइनल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मोटर है, एक आइडिया के तहत ये क्या है, ये मोटर है। क्लियर। अब इसको लाइन चाहिए चलने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज की मोटर है। अब ये खम्मा है और यहाँ से इस बहुत ज़्यादा वोल्टेज का मोटर है, तो अब ने क्या कर दिया, मोटर मालिक जिसको मोटर नचानी है उन्होंने क्या कर दिया, खम्भे में से पतली पतली, जैसे इसको मैं मान लेता हूँ एक क्षण के लिए, जैसे इसको 100 वोल्ट लाइट चाहिए, कितना वोल्ट, 100 वोल्ट लाइट चाहिए, तो एक मालिक ने क्या किया कि 50-50 वोल्ट, या फिर ऐसे कर दो कि 10-10 वोल्ट सहने वाला इन्होंने 10 ठो तार लगा दिया। एक वायर खम्भे में से 10 तार पतला पतला से तार लेके आ रहा है। तो इस तरह से कितना वायर लगाया, 3 4 5 6, इस तरह से मान लो कितना है, इसमें 10 तार हैं। कितने तार है, 10 तार है। 10 तार से लाइट लाया है, एक तार है 10 वोल्ट की, 10 तार हो जाएगा तो 100 वोल्ट लाइट दे देगा इसको। तो अब एक आदमी के दिमाग में आया कि यार इतना तार लगाने की ज़रूरत क्या है, झमेला फालतू का, इतना करने की 10 क्या ज़रूरत है, एक मोटा सा केबल लगाओ ना बढ़िया से, पतला 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 8-10 टो केबल लगाने से बेस्ट है। ये है कि उन्होंने राय दिया कि लो यार इतना ज़रूरत क्या है, एक मोटा सा केबल लगा दो खूब बढ़िया से। लो मोटा सा केबल गया,
ये और ये कितने वोल्ट का केबल लगा दिया इन्होंने, बोल दिया कि 100 वाट तक ये वोल्ट तक सह सकती है। तो इन दोनों सबको 10 को हटा के 10 को रिजेक्ट करके उसकी जगह डाल दिया कितना, 1। तो ये जो डाला है ना, यही हमारा होगा कितना, तुल्य। ये कितना होगा, तुल्य। तुल्य का मतलब समझे कुछ, और सिखा रहा हूँ, नहीं समझे तो और सीखो। ऐसे समझो, जैसे हमारे पास 1-1 का 10 कॉइन है, 1-1 रुपये का, इस तरह से 1-1 रुपये का कितना कॉइन है हमारे पास, 10 कॉइन है। 1-1 का 10 सिक्का, तो यानी ये कितना है, 10 ठो है ना, इसका वैल्यू 10 है। 1-1 का 10 सिक्का है तो 10 वैल्यू है। और हमको लग रहा है अरे यार इतना कौन ढोएगा, तो हम कहते हैं ना कि यार इन सबको हटाओ और इनकी जगह 1 ठो 10 का नोट ले लो। क्या ले लो, नोट ले लिया। अब भी मान नहीं बदला हुआ है, तो अब ये 10 का सिक्का जो 10 ठो लिए थे उसको हमने 1 नोट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो 1 ठो आया है ना, ये फाइनल आया है, तुल्य इसी को बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, तुल्य। तो तुल्य क्या चीज़ होती है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अलग अलग R1 R2 और R3 3 ठो रजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो अब क्या कर दिया ना, इन तीनों को जोड़ के 1 ठो लगा रहा है रजिस्टेंस मोटा सा R का। इनको R1 R2 R3, जैसे अब इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है, इसकी वैल्यू 5 है। 5 5 मान 10, 5 3 15, तो यानी जो फाइनल वाला रजिस्टेंस आया है वो 15 ओम का आएगा, मोटा सा रजिस्टेंस। तो वही चीज़ होता है, तुल्य का मतलब होता है एकदम फाइनल वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी तुल्य वैल्यू होती है। तो मेरे ख्याल से तुल्य चीज़ क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं कि आखिर ये फार्मूला आता कहाँ से है। 3 रजिस्टेंस होगा, 4 रजिस्टेंस होगा, तो ये तुल्य तो समझ आ गया होगा ना, ये किस तरह से आता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं ना। तो चलिए अब देखिए, अब हम लोग करते क्या है, अब मैं इसको आगे बताने वाला हूँ। अभी बस एक कारण डाल के छोड़े रहो, अब चलेगा आपका लेक्चर। कारण डाल के छोड़ दो और आपका चलने वाला, अब क्या, अब लिखवाएंगे नहीं, इसको कल बताएंगे। पहले कुछ इसमें लेक्चर आपको समझाएंगे ना, तब जाके क्लियर होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको लेक्चर ये समझना है ना कि जैसे देखिए, है ना, देखता हूँ कि आप बता लेते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं। ठीक है, बता लेते हैं या फिर नहीं बता पाते। जैसे एक रजिस्टेंस हो गया, देखिए, और एक रजिस्टेंस, फिर यहाँ से मैंने लगा दिया दूसरा का रजिस्टेंस, फिर यहाँ से मैंने लगा लिया तीसरा का रजिस्टेंस, फिर यहाँ से मैंने लगा लिया कितना, चौथा रजिस्टेंस लगा लिया। इस तरह से 4 रजिस्टेंस लगा दिया। नाम एक पॉइंट यहाँ पे ए रख लिया, और एक यहाँ जुड़ा होगा ना B, और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ C, और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है D, और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ E। A B C D E, इस तरह से नाम पड़ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, नाम पड़ गया ना। अब इसमें आपको ये पूछ रहा हूँ ना कि अब ये रजिस्टेंस है, इसके अंदर जैसे हम करंट भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, करंट, क्योंकि विद्युत वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसके अंदर करंट भेज रहे हैं, लाइट। तो इसको मैं ऐसे बना दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, एक बैटरी लगा दिया। ये बैटरी का हो गया प्लस सिरा, ये हो गया क्या, माइनस सिरा। बैटरी है या फिर सेल है, ये सेल है। सेल बैटरी में अंतर बताया था, याद आ रहा है कि नहीं। सेलों के समूह से बनती है हमारी क्या, बैटरी। तो ये सेल है, सेल का एक प्लस सिरा है और एक कौन सा सिरा है, माइनस सिरा है। ठीक है, अब इसका माइनस सिरा मैंने यहाँ से लेकर क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे एक सर्किट तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, एक सर्किट तैयार हो गया। जिससे हम लोग लाइट जब जलाते हैं, ऐसे घर पे लाइट होती है ना, तो लाइट जलाते हैं ना, तो आगे बल्ब लगा रहता है, उसमें 3 ठो सेल डाल देते हैं, अपने लाइट को बंद कर देते हैं। तो लाइट को बंद कर देते हैं, तो सेल में भी जानते हैं ना, सेल में 2 चीज़ होती है, एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है। सेल जो निप्पो की बैटरी या रेडी की बैटरी देखे होंगे, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा होता है, और ये नीचे वाला सपाट होता है ना, तो नीचे वाला सिरा माइनस होता है और ऊपर वाला सिरा क्या होता है, प्लस होता है। तभी तो माइनस और प्लस मिल के सर्किट कंप्लीट होता है, लाइट आपकी जलना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। उसमें से एक भी बैटरी अगर उल्टा करके डाल देंगे ना, तो देखेंगे लाइट आपका जलना बंद हो जाएगी। तो वही किया है, 3 रजिस्टेंस से मैंने इसको क्या कर दिया, तार लगा के मैंने एक ए से जोड़ दिया, एक सेल से, इस सेल से मैंने ले आके इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसके अंदर लगेगी बहना स्टार्ट होगी, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। धारा का मतलब समझते हैं, विद्युत धारा। जब टार्च हम लोग
जब टार्च वाली लाइट जो होती है उसको जलाते हैं तो उसमें से करंट निकलना स्टार्ट होती है ना, तभी तो बल्ब जलती है। बस वही करंट आपका जब हम लोग लाइट में इसमें जलाते हैं, जो इसमें क्या बोलते हैं, घर में जो लाइन आती है, वही करंट बल्ब के अंदर ऐसे तो तगड़ा हो जाता है और थोड़ा बैटरी का कम होता है। तो अब ये यहाँ से प्लस सिरा से निकलना स्टार्ट हुआ लाइट। देखिए, जब भी मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, धारा कोई पूछेगा कि धारा कहाँ से किधर बहती है, तो धारा जो होती है वो प्लस सिरा से निकलती है, माइनस से कभी नहीं निकलती है धारा। क्लियर? कोई पूछेगा कि विद्युत धारा बैटरी में किस सिरे से निकलती है, तो बताइएगा विद्युत धारा बैटरी में हमेशा प्लस से निकलती है। प्लस से इस तरह से निकलेगी तो लाइट यहाँ से चलना स्टार्ट। अब यहाँ से चलते हुए इस रास्ते से चलते हुए अब इसके अंदर घुसेगी। पहले रजिस्टेंस में नाम दे दिया R1, ये दूसरा का रजिस्टेंस, ये तीसरा का रजिस्टेंस, ये हो गया कौन सा, चौथा रजिस्टेंस। और इस तरह से चारों रजिस्टेंस के अंदर घुसते हुए फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर बैटरी के अंदर चली गई और माइनस सिरे के अंदर चली गई। किसके अंदर? माइनस सिरे के अंदर चली गई। और इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा हमेशा। लाइट यहाँ से आएगी ऐसे, इस तरह से ये सर्किट हमेशा चलता रहेगा और आपका बल्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, जलते रहते हैं। क्लियर है? हाँ, मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, देखता हूँ कि आप लोग से क्लियर हो जाता है कि नहीं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ ना कि जो आई जा रही है, आई का मतलब धारा जा रही है, जैसे कितने का जा रही है, मतलब 5 एम्पियर की धारा हो चाहे 4 एम्पियर की धारा हो, जानते हैं ना विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो अगर आई बोलूँगा तो होगा ना, जैसे 5 एम्पियर की धारा जा रही है, कम एम्पियर की धारा जा रही है, तो अब यहाँ से जैसे लाइट जाना स्टार्ट हुई, तो अब मैं मान लेता हूँ आई एम्पियर की धारा जा रही है। तो आई एम्पियर की अगर धारा जा रही है तो जैसे ही इसमें एंट्री करेगी पहले वाले रेजिस्टेंस में, तो कितना धारा जाएगी, तो पहले वाले रेजिस्टेंस में धारा यही जाएगी और ये भी धारा कितने एम्पियर की होगी, आई एम्पियर की धारा होगी। जब ये धारा दूसरे भी रेजिस्टेंस में जाएगी तो भी वही धारा जाएगी आई एम्पियर की, इसमें जाएगी तो भी आई एम्पियर की धारा होगी और इसमें जाएगी तो भी आई एम्पियर की ही धारा होगी। मतलब सेंस अगर जैसे आई का मतलब ये हुआ, आई क्या है, विद्युत धारा है। जैसे अब नंबर में लेके बताता हूँ, जैसे अगर ये बैटरी है, बैटरी से 5 वोल्टेज की, मान लेते 12 वोल्टेज की बैटरी है, बैटरी है तो ये वोल्टेज की होती है ना। हर बैटरी का अपना एक क्या होता है, वोल्टेज होता है। अब इस बैटरी है तो इसका भी वोल्टेज होगा, इसके वोल्टेज को मैं भी मान लेता हूँ। आप देखिएगा कभी बैटरी पे लोग बोलते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी इतने वोल्ट की। हमारे लोग पूछते हैं कि तू कब वोल्ट की बैटरी है तुम्हारी इन्वर्टर की, या फिर तुम्हारे घर की बैटरी कितने हैं। अपनी निप्पो की जो बैटरी आती है छोटी छोटी, उस पर देखिएगा लिखा रहता है 1.5 वोल्ट भी। तो बैटरी में वोल्टेज हो, क्या वोल्टेज की बैटरी है, तो ये कब वोल्टेज की बैटरी होगी, ये बैटरी या सेल, तो ये कब वोल्टेज की बैटरी होगी मुझे नहीं पता कि कब वोल्टेज की बनी, मैंने भी वोल्टेज का मान लिया। अब इससे जैसे 5 एम्पियर की धारा अगर जा रही है यहाँ से, कितने एम्पियर की, 5, तो अगर 5 एम्पियर की धारा निकलेगी ना, तो ये इस तरह से होते हुए बिंदु ए में जब पहले वाले रजिस्टेंस में जाएगी तो भी 5 एम्पियर की धारा, दूसरके में जाएगी, अब ऐसे निकलते हुए दूसरके में जाएगी तो भी 5 एम्पियर की धारा, इसी तरह तीसरके में जाएगी तो भी 5 एम्पियर की धारा, चौथे में जाएगी तो भी 5 एम्पियर की धारा, और वो धारा लौट के आ जाएगी फिर बैटरी के अंदर। तो इससे ये सीख मिल रहा है कि अगर जब रजिस्टेंस को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, मेरी बात को सीखो मैं क्या बता रहा हूँ। पेपर में 1 नंबर का आता है क्वेश्चन बहुविकल्पी में कि अगर जब रजिस्टेंस को हम लोग श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, तो उसमें पूछता है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो किसका मान समान होता है। तब बताएंगे कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है तो ऐसे केस में धारा का मान समान होता है, विद्युत धारा सभी रजिस्टेंस में, इसमें जोड़ो चाहे इसमें जोड़ो चाहे इसमें चार की चारों रजिस्टेंस में जो विद्युत धारा का मान होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। क्लियर? क्योंकि रास्ता एक ही है। सेम होने का मतलब क्या है, सेम होने का मतलब ये है कि रास्ता कितना है, रास्ता तो भाई एक ही है। जब रास्ता एक ही है तो फिर लाइट जाएगी कहाँ, फिर अब यहाँ से निकली है तो क्या करेगी, रास्ता एक ही है ना, तो इसमें घुसेगी, फिर इसमें घुसेगी, फिर इसमें घुसेगी, फिर इसमें घुसेगी, फिर न आएगी। रास्ता एक ही है। अगर ऐसे होता है ना, जैसे अगर अनेक रास्ते होते, जैसे ऐसे लाइट आई 5 एम्पियर की धारा, अगर रास्ते अनेक होते, अनेक रास्ते होते, तो अभी जैसे ये देखो यहाँ पे अनेक रास्ता हो गया, ठीक। अब ये धारा, कुछ धारा इधर चली जाएगी, 5 एम्पियर की धारा है तो कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें चली जाएगी और कुछ करंट इसमें चली जाएगी। जैसे 5 एम्पियर यहाँ से निकला, अब हो सकता है कि 2 एम्पियर इसमें चली जाए, 1 एम्पियर इसमें चली जाए और 2 एम्पियर इसमें चली जाए।
तो 2 1 3 3 2 कितना हो गया, 5 एम्पियर हो गया। अरे ये दिख नहीं रहा है, तो रुक जाओ, चलो अब दिखेगा। देखिए जैसे मैंने कर दिया कितना, 5 एम्पियर की धारा यहाँ से गई। अगर इसमें होता क्या, रास्ते होते ना, तो कुछ धारा इधर चली जाती, कुछ धारा इधर चली जाती, कुछ धारा इधर चली जाती, इधर चली जाती, अब ये धारा बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही रास्ता है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये कोई नाली है, ये कोई क्या है, नाली है, नाली में से पानी आ रहा है। अब इस नाली में पानी आ रहा है, यहाँ पे मतलब 100 लीटर पानी आ रहा है। कितना लीटर, 100 लीटर। अब आगे पता चला कि एक इधर पाइप यहाँ पे और यहाँ पे। अब बताओ, अगर जैसे ही लाइन यहाँ पे आएगी ना, जैसे लाइट क्या होगी, ये पानी यहाँ पे पहुँचेगी, कुछ पानी इधर चली जाएगी, कुछ पानी इधर चली जाएगी, कुछ पानी इधर चली जाएगी। तो अब पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है 50 लीटर इधर चली गई, 40 लीटर इसमें चली गई और 10 लीटर इसमें आ गई। तो यहाँ के केस में तो पानी अलग 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 जाएगी। लेकिन अगर इस पानी को जाने का अगर रास्ता नहीं होता, एक ही रास्ता होता, ये वाला रास्ता ना होता, तो लाइट पानी कैसे जाती, पानी ये 100 लीटर आ रहा है, 100 लीटर पानी। अब रास्ता एक ही रास्ता होता, अब सीधा होता तो भाई सीधा एक ही रास्ता, तो कितना लीटर जाता, 100 लीटर पूरा जाता है इसमें से पानी। लेकिन अगर 3 रास्ते हो गए तो तीनों में बढ़ जाएगा, वही हाल है। तो यहाँ पे भी करंट जो होगा ना, वो करंट बटेगा नहीं, एक ही करंट जाएगी, क्योंकि रास्ता एक ही है। रास्ते कितने हैं, एक ही है, तो करंट अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। 5 एम्पियर इसमें जाएगा ना, तो इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 रास्ते हैं। 5 एम्पियर का धारा जा रही है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बढ़ जाएगी पार्ट में। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस क्रम में धारा का मान सेम होता है, तो बता देंगे श्रेणी क्रम में धारा में नहीं बदलती है। क्लियर। तो आज के इतना ही, कल इसका रीजन बताएंगे। चलते हैं, सो आज के लिए थैंक्स। आप फ्रंट पे अगर क्वेश्चन लगा है इसका जवाब भी देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।